everyone, welcome back to channel Picture with Diksha. So हम जैसे सारा सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं. Now we are going to cover PYQ with the proper solutions and the tactics कि हम किस तरीके से हमें आंसर्स बनाने चाहिए. ठीक है. और हम सारा कोट करने के बाद जब PYQ करेंगे तो हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है. प्रिपरेशन तो हो गई, मतलब एक तरह का रिवीजन हो जाएगी. ठीक है. और हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमें क्या क्या किस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग को राइटिंग में लेकर के आना है आंसर बनाते वक्त. ठीक है. तो ये हमारी केस स्टडी का क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, अडानी ग्रुप एंड हिंडबर्ग्स रिपोर्ट. सो हिंडबर्ग्स ने ना एक रिपोर्ट अपनी बनाई थी जिसमें उसने एक तरीके से एलिगेशंस बहुत सारे पुट किए थे अडानी ग्रुप के लिए. ठीक है. कि बहुत सारे कंप्लायंसेस जो है वो अडानी ग्रुप फुलफिल नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सब चीजें उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, तो उसकी बेसिस पे क्वेश्चन है. आपको मैंने जिस्ट दे दिए, क्वेश्चन करते करते आपको एक पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन था. ठीक है. और आप फिर बना पाएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क पोस्टेड बाय द एलिगेशंस इन हिंडनबर्ग्स रिपोर्ट टू इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ द अडानी ग्रुप. उसने बोला कि आप बताओ कि क्या क्या रिस्क एक तरीके से बढ़ गए हैं अडानी ग्रुप के अडानी ग्रुप के लिए जब इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को कहते हैं ये हिंडनबर्ग्स ने एक रिपोर्ट सबमिट करी है. तो देखो क्या क्या रिस्क बन गए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क हो गया कि भैया उनको अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. ठीक है. कि भैया आप जो स्टेटमेंट उनको दिलाते देते हो स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि वो सही है या नहीं है. ठीक है. उनको क्योंकि अब उनको एक तरह से डाउट होगा कि एलिगेशन की वजह से कि दैट द रेवेन्यूज आर इन्फ्लेटेड एंड लायबिलिटीज जो है दैट इज नॉट accurate. ठीक है. incorrect valuation, misleading the investors, affecting the informed decisions. उससे उनकी जो decisions हैं वो mislead हो जाएगी. ठीक है. सेकेंड, conflict of the interest and the related party risk. अब क्या है कि भैया ये भी उन्होंने किया था कि कंपनी जो है वो सेल्फ डीलिंग्स ही कर रही है. मतलब जो भी बना रही है, बेच रही है, सब कुछ वो इंटरनल इन द कंपनी ही कर रही है. उसका पैसे कोई वैल्यू जनरेशन नहीं है. तो एक तरीके से उससे क्या हो रहा है कि आप कैपिटल ढंग से यूज नहीं कर रहे हो, ये एक तरीके से मैसेज पास होगा. ठीक है. और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो भी डैमेज हो जाएगी. ठीक है. रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल कंप्लायंस रिस्क. ये देखा गया कि भैया जो अडानी ग्रुप है वो एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो है उसको वायलेशंस कर रहे हैं, रेगुलेटरी ऑफ नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं. और कहते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि भैया आपके जो भी पेनल्टीज हैं वो बढ़ जाएंगे, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं ड्यू टू लीगल प्रोसीडिंग्स उसके डिले हो जाए. ठीक है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीकनेसेस में क्या आ गया कि भैया आप लैक ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, आपके पास ओवरसाइट नहीं है. ठीक है. इनफेक्टिव बोर्ड स्ट्रक्चर है, बोर्ड स्ट्रक्चर कोई ढंग का काम नहीं करता. ठीक है. वो कहते हैं उससे क्या इंक्रीज होगा कि आपके अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड मैनेजरियल अब्यूज होगा. ठीक है. डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रिस्क कि भाई आप एक तरीके से रिपोर्ट ऑफ ढंग से नहीं देते हो, स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कंपनी की क्या रियल पोजीशन है. सो जिसकी वजह से रिस्क एक्सपोजर होगा. ठीक है. व्हाट आर द implications ऑफ द एलिगेशंस फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द अडानी ग्रुप. अब शेयर होल्डर्स के लिए जो ये एलिगेशंस लगाएंगे उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. देखो जैसे शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि भैया ऐसा ऐसा अडानी ग्रुप कर रही है या इनके ऊपर इतना एलिगेशंस लगाए गए हैं, सबसे पहले तो क्या होगा भैया उनकी जो मार्केट है वो कोलैप्स हो जाएगी. ठीक है. तो शेयर प्राइस इंस्टेबिलिटी हो जाएगी. सेकेंड, रिड्यूस द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. लीगल एंड रेगुलेटरी फॉल आउट हो जाएंगे भैया, उनके पेनल्टीज वगैरह हो जाएंगे, रेपुटेशनल इमेज की डैमेज हो जाएगी. ठीक है. ये सब चीजें इनको होगा. डिट्रॉइशन ऑफ द ब्रांड्स एंड ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा उनके ऊपर, सारे इन्वेस्टर्स अपना ट्रस्ट जो है वो खो देंगे. डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स, और इसी की सबकी वजह से वो अपना फ्यूचर में भी कैपिटल रेज नहीं कर सकते, अपने जो भी उनके आईपीओस होंगे वो उसको इशू नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली. ठीक है. सो जस्ट द 5 स्ट्रेटजीज इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स कैन यूज टू मिटिगेट सच रिस्क. अब इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स कैसे कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं कि ये रिस्क कम से कम होने के लिए. तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर उनको पता चलेगा कि डटानी पे हमने इतने पैसे लगा रखे थे, अब तो भैया वो ऐसे ऐसे काम कर रही है, तो वो क्या करेंगे अपना ऐसे डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे, थोड़े से पैसे जो है वहां से निकाल करके द अवॉइड द कंसंट्रेटिंग द इन्वेस्टमेंट इन सिंगल फर्म इन सिंगल फर्म एंड सेक्टर, spreading the capital across the different industries geographics reduces the overall portfolio risk. समझ आ गया कि वो डाइवर्सिफाई कर देंगे अपने एसेट्स को. ठीक है. कंडक्ट द इंडिपेंडेंट रिसर्च,
वो एक तरीके से कंपनी की गवर्नेंस को एनालाइज करने के लिए थर्ड पार्टी को से बोलेंगे कि भैया आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं चेक करो क्या ऑडिट है, सबकी ऑडिट्स को पढ़ेंगे कि भैया ये जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही है भी नहीं और ऑडिट क्या कहती थी। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करेंगे। इन्वेस्ट इन अ ट्रांसपेरेंट एंड वेल रेगुलेटेड एंटिटीज। वो क्या करेंगे भैया, जो भी वेल रेगुलेटेड एंटिटीज है उसमें जाकर के पैसे अपने इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, कोलैबोरेट विद द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके साथ करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि भैया कॉर्पोरेट का बिहेवियर क्या है। ठीक है, जिससे उनकी गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, मॉनिटर रिस्क इंडिकेटर्स एंड द रेटिंग्स। वो एक तरीके से रिस्क इंडिकेटर्स और रेटिंग्स को मॉनिटर करते रहेंगे कि भैया इनका ईएसजी स्कोर्स क्या है, क्रेडिट रेटिंग्स क्या है। ठीक है, एनालिस्ट रिपोर्ट्स क्या कहती है। इन सब चीजों को चेक करते रहेंगे कि अगर लगेगा कि हाँ भाई सच में ये बात है, एलिगेशंस को हमें रिलाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब चीजों पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आता है डिफाइन द सिस्टमैटिक अनसिस्टमिक एंड सिस्टमिक रिस्क। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि क्लासिफाई करो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बेसिस पे कि क्या क्या कैटेगरीज होंगी उनके फैक्टर्स के लिए। ठीक है, एलिगेशंस के लिए। तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का चेंज होना, इन्फ्लेशन होना, ग्लोबल रिसेशन होना। ठीक है, ये क्या है जिससे आप मार्केट जो है वो कहते हैं अलग नहीं रह सकती। इस पे मार्केट इम्पैक्ट करेगी ही करेगी और आप भी अपने आप को बचाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, डाइवर्सिफाई करके अपने आप को नहीं कर सकते हो एस्केप। ठीक है, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कंपनी या सेक्टर के लिए होता है। ये किस वजह से होता है, ऑपरेशन फेलियर हो गया, फ्रॉड हो गया, लीगल डिस्प्यूट्स हो गए। और इसको आप मिटिगेट करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, जिससे आपका पूरा का पूरा रिस्क जो है वो हम बोल सकते हैं मैनेज हो पाएगा। ठीक है, सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, ये एक ऐसा रिस्क होता है कि जिसके अंदर पोटेंशियल तो होता है कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को वो कर दे। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, इंटरकनेक्टेड फेलियर्स की वजह से होता है, ट्रिगर्ड बाय द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से होता है। जैसे बड़ी बड़ी मार्केट्स, बड़े बड़े जो हम बोल सकते हैं टाइकून्स हैं उस पूरे मार्केट के, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से पूरी मार्केट में फर्क आ गया, तो वो हमारा सिस्टमिक रिस्क हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्क फ्रॉम द हिंडबर्ग रिपोर्ट। अब अगर हिंडरबर्ग रिपोर्ट को हम क्लासिफिकेशन करें तो अकाउंटिंग इरेगुलरिटी स्टेट्स कि ये हमारा असिस्टमैटिक रिस्क है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग किसकी खराब है, अकाउंटिंग की इरेगुलरिटी किसकी है, अडानी ग्रुप की है, एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए बता रहे हैं, तो वो अनसिस्टमैटिक हो गया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस है, क्या है वो, एक उनका इंटरनल ऑपरेशनल रिस्क की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, सो वो हमारा अनसिस्टमैटिक हो गया। एनवायरमेंटल रेगुलेटरी इश्यूज हैं, ये दोनों हो सकते हैं कि भैया हो सकता है आपने लोकल इश्यूज भी हो रहे हैं तो आपका अनसिस्टमैटिक है, और बट हो सकता है कि आप जो भी रिस्क बियर करो इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चेंजेस। ठीक है, सो इसलिए ये अनसिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक बोथ है। ठीक है, ये वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स कि भैया आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, सो इसमें क्या हो सकता है, पुअर कंट्रोल जो है वो किसके हो रहे हैं, इंटरनल लेवल पे हो रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, सो ये अनसिस्टमैटिक हो गया। इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो किसकी वजह से, कौन इम्पैक्ट करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के करेंगे, तो इसलिए अनसिस्टमैटिक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि बेटा कैलकुलेशन हमें करना है। बेटा कैलकुलेशन कहते हैं वोलेटिलिटी हमें जब चेक करनी होती है किसी स्टॉक की। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या गिवन है डिटेल्स कि हमें स्टॉक की एवरेज रिटर्न पता है 15%। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक पता है। ठीक है, मार्केट का हमें एवरेज रिटर्न पता है, मार्केट का हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस पता है, और कोरिलेशन हमें पता हुआ है। ठीक है, उसने बोला कि भैया आप कैलकुलेट करके दिखा दो बेटा किसका, एबीसी का। ठीक है, और इंटरप्रेट कर दो उसके रिजल्ट्स को। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है बेटा इज इक्वल्स टू द कोरिलेशन इनटू में स्टॉक अप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। बस यही कहता है आंसर, सिर्फ यही कहता है, यही को फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे, आपके पास कोरिलेशन गिवन है दैट इज 0.8। ठीक है, मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, 20, 20 का। ठीक है, 20 अपॉन में 12। ठीक है, उसकी आप परसेंटेज कर दोगे, उसको कैलकुलेट कर लिया आपने, आपका आया 1.667, इसका हमने 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 1.33 आपका आंसर आ गया। इंटरप्रिटेशन आप क्या करेंगे कि आप बेटा ऑफ द 1.33 इंडिकेट्स कि एबीसी लिमिटेड जो स्टॉक है वो ज्यादा वॉलेटाइल है ओवरऑल मार्केट से। ठीक है, 33% ज्यादा है, क्योंकि 1% अगर होता सो वो एक तरीके से मार्केट के हिसाब से चलता, बट ये मार्केट से 33% ज्यादा है। ठीक है, इफ द NASDAQ rises और falls
1%, then share price of the ABC is expected to move 1.3% the same direction. भैया पॉजिटिव उसका वो आया है, क्या बोलते हैं, आंसर आया, तो ये सेम डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। दिस इम्प्लाइज द हायर मार्केट सिस्टमैटिक रिस्क, इसके अंदर क्या है भैया, हायर रिस्क है इसमें, ठीक है, और सुटेबल फॉर द इन्वेस्टर विद हायर रिस्क एपेटाइट, और ये किसके लिए अच्छा होगा, जिनकी रिस्क एपेटाइट हायर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वैल्यू एट रिस्क कंप्यूटेशन करना है हमें, उसमें हमें कंप्यूट करना है एक दिन के लिए। वैल्यू एट रिस्क हमें 95% दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका दिया हुआ है, ठीक है, 95%। उसमें हमें पोर्टफोलियो की वर्थ दे रखी है 20 लाख, ठीक है, डेली वॉलेटिलिटी दे रखी है और एक ही दिन का निकालना है, दैट इज 2%। सो हमें इसे कैलकुलेट करने के बाद इसके रिजल्ट भी इंटरप्रेट करने हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, portfolio value multiply with standard deviation multiply with z square की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला होता है। सो पोर्टफोलियो की वैल्यू हमारी क्या है, 20 लाख, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं हम, 2 हम ले लेंगे, ठीक है, 0.2 हमारा हो जाएगा, कि परसेंटेज में दिया उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, और जेड स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमें हमेशा वैसे दी होती है, ठीक है, अगर ना दी हो तो टेबल मिलेगी तो हम उससे निकाल लेंगे, ठीक है। सो 20,000 इंटू 0.2 1.645, ठीक है, जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाली, 95% की यही होती है, एक तो यही से याद करके चलना, 1.65 होती 1.645 होती है 95% की, ये इजी है याद करना, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 65,800, विच स्टेट, उसको क्या पता चलता है कि भैया आपका 95% प्रोबेबिलिटी में आपका जो लॉस होगा वो 65,800 से ज्यादा नहीं होगा एक दिन में, ठीक है। अभी किस किस के लिए हेल्प करता है वॉलेटिलिटी, आपके लिए कि आपको इंटरनल रिस्क लिमिट्स आप सेट कर पाओ, ठीक है, आप वर्स्ट केस जो है लिक्विडिटी का उसके लिए प्लानिंग कर पाओ, ठीक है। और एक तरीके से हमारे जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं एज पर द बेसल थर्ड, ठीक है, उसको भी हम कंपाइल कर पाए। लिमिटेशन क्या होती है कि डजंट शो द एक्सटेंट ऑफ द लॉस बियॉन्ड 65,800, मतलब ये एक तरीके से बताता नहीं है कि इसके बियॉन्ड पे अगर रिस्क होगा तो किस टाइम पे होगा, ये हम एक तरीके से इग्नोर करके चलता है, ठीक है। सो ये हमारा एक लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, हेजिंग टेक्निक्स एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे समझाया हुआ है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे क्वेश्चन में पहले आपने बताना है कि हेजिंग क्या होता है, उसकी मेजर टेक्निक्स क्या होती है वो बतानी है, एंड डिस्क्राइब द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। हेजिंग क्या होती है, it is a strategy to reduce the potential for financial loss by taking the offsetting position in related asset. It is widely used to manage the risk from the adverse price or the rate movement. बहुत इजी था कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपने जब फाइनेंशियल लॉस को, पोटेंशियल लॉस को जो है कम करने के लिए हम जो तरीका देखते हैं कि भैया जिससे हम ऑफसेट हो जाए और पॉजिटिव पोजीशन में आ जाए, तो वो हमारा हेजिंग होता है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ द रिस्क, सॉरी ट्रांसफरिंग तो नहीं, मतलब हम इसमें अपना ट्रांसफरिंग रिस्क तो दूसरा वाला होता है, मतलब हम आप इसमें एक तरीके से अपने फाइनेंशियल लॉस को रिड्यूस करके चलते हैं, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ द हेजिंग क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन, पता ही है भैया कि एक जगह पे मत करो, कंसंट्रेशन रिस्क मत बनाओ, डाइवर्सिफिकेशन कर लो, आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो से बेनिफिट मिल जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है कि जब आप एग्रीमेंट बना देते हैं प्री एग्रीड प्राइस में फ्यूचर डेट पे सेल करने के लिए, बाय करने के लिए, सब हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। सॉरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि हमारे एक्सचेंज रेट में मतलब प्राइस मूवमेंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है। बट इसमें भी क्या होता है, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हमारा कि हमें अपने पैसे को ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सचेंजेस हम उसकी प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं कि हमें किस टाइम पर पेमेंट सेल या परचेज करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन कॉल पुट क्या होता है कि ये एक तरीके से हमें राइट टू बाय मिल जाता है, एक तरीके से हमारे लिए राइट टू बाय और राइट टू सेल यहाँ पर होता है। कॉल ऑप्शन को हम कहते हैं राइट टू बाय एंड पुट ऑप्शन को कहते हैं राइट टू सेल। हम दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस खरीद सकते हैं, ठीक है। खरीदने के बाद क्या होता है, दिस इज द ऑप्शन और दिस इज द राइट, ठीक है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसको यूज करना ही करना है। अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि नहीं भैया मेरे को इस ऑप्शन को यूज करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इवन जो नेचुरली हमारे प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए हैं उससे मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इसको
यूज़ ना करो तो भी चलेगा, ये ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है? मनी मार्केट हेज कर सकते हो आप कि भैया शॉर्ट टर्म में आपने फॉरेन करेंसी जो थी वो ऑफसेट एक्सपोज़र के साथ हेज कर दिया, ठीक है? नेचुरल हेज कर दिया आपने कि सेम करेंसी में ही कहते हैं डीलिंग कर दी, तो आपको तो वो स्कोप ही नहीं रहा, ठीक है? फॉरेन करेंसी वाला, ठीक है? अब हमें डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं फॉरेक्स रिस्क हेजिंग के लिए, सो वही करेंसी फॉरवर्ड, ठीक है? कि भैया आपने लॉक कर दिया फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स को, करेंसी फ्यूचर्स कि आपने एक तरीके से ऑफर प्राइस कर दिया सर्टेनिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को समझ के। करेंसी ऑप्शंस कि भैया आपने एक तरीके से राइट ले लिया जिसकी बेसिस पे आपने जिसके लिए आपने कुछ एक अमाउंट दिया एज अ प्रीमियम, ठीक है? बट आपको एक राइट मिल गया कि आप स्पेसिफिक रेट के बेसिस पे अपने आप को सेव कर सकते हो कि अगर स्पेसिफिक डेट पे कोई रेट आपका अगर अनफेवरेबल सिचुएशन चल जाता है तो यू कैन यूज दैट करेंसी ऑप्शन, बट अगर फेवरेबल में होता है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है? करेंसी स्वैप्स क्या होता है जब आप प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो है डिफरेंट करेंसीज में लेकर के स्वैप कर लेते हैं, ठीक है? क्रॉस करेंसी स्वैप्स क्या होते हैं जब दो करेंसीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है? ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? ऑपरेशनल रिस्क भी आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क रेफर्स टू द लॉसेस अराइजेस फ्रॉम द फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, जो भी इंटरनल प्रोसेसेस के फेल होने की वजह से कि डे टू डेली जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल प्रोसेस ओनली, तो उसके फेल होने की वजह से जो हमें लॉसेस इंकर करने पड़ते हैं दैट इज नॉन एज ऑपरेशनल रिस्क। वो किस वजह से हो सकता है भैया? सिस्टम के फेलियर की वजह से हो सकता है, पीपल के फेलियर की वजह से हो सकता है, ठीक है? और प्रोसेसेस की वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल इवेंट्स भी हो सकते हैं, बट जो कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं विच विल बी इम्पैक्टिंग द आर इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है? उसमें हमारे ये आ जाएंगे, ठीक है? सो हम इसमें बोलते हैं टाइप ऑफ द ऑपरेशन रिस्क क्या हो जाता है? इंटरनल प्रोसेस फेलियर हो सकते हैं, ह्यूमन एरर की वजह से, फ्रॉड की वजह से हो सकता है, टेक्नोलॉजी फेलियर की वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से हो सकता है। इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट्स में क्या हो गया? नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, जो आपको जहाँ से रॉ मटेरियल्स मिलता था उसकी वो मिलेगा ही नहीं और आपकी प्रोसेसिंग ठप हो गई, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, ठीक है? जियो पॉलिटिकल डिसरप्शंस हो गए भैया, प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से आपका ऑपरेशन जो है आप नहीं कर पा रहे, पेंडिंग सिचुएशन हो गई, ये सब चीजें मतलब एक्सटर्नल इवेंट्स आल्सो कैन कंसीडर बट दैट मस्ट इम्पैक्ट आर इंटरनल फैक्टर, ठीक है? मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स बना लिए जाए, रोबस्ट ऑफ आईटी सिस्टम कर लिया जाए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की जाए, ऑपरेशनल रिस्क इंश्योरेंस किया जाए है, रेगुलर ट्रेनिंग हो, की रिस्क इंडिकेटर्स हो, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। मेरे को लगता है ये अब आपके लिए बहुत ऑब्वियस से आंसर्स हो गए होंगे, ठीक है? जो क्रेडिट रेटिंग हमारे लिए क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग ये भी बहुत अच्छा सा है, बहुत स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर बोथ द इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी सीकिंग कैपिटल। तो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? एक तरीके से हमारा फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है, क्रेडिट वर्थीनेस में बताता है किसका, बोरोवर का, ठीक है? जो कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं आइक्रा, केयर एंड सिल ये कंपनीज हमें करके देती हैं, ठीक है? और एक तरीके से ये बताते हैं कि क्या बोरोवर्स की एबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन टाइम फुलफिल या कहते हैं पे ऑफ कर पाएगा। ये जो रेटिंग्स होते हैं ये जनरली सिंबल्स में शो किए जाते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं, डी पे खत्म होते हैं। ए होता है जो बेस्ट लेवल की रेटिंग होती है और डी जो होती है इंडिकेट्स द डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ द इंपॉर्टेंस फॉर द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है भैया? एक तरीके से उनको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मिल रहा है, उनको जो डिसीजन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल रहे हैं कि हाँ भाई किस हिसाब से ले सकते हैं, कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पूरी एक तरीके से नॉलेज है, ठीक है? क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, वो असेसमेंट भी कर सकते हैं कि कितना उनका नुकसान बेयर करना पड़ सकता है, उस बेसिस पे वो अपनी रिस्क एपेटाइट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, वो इंश्योर कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलना है जिससे उनका हाई रिस्क और ये सब चीजें मेंटेन हो पाए, ठीक है? सेव द टाइम्स एंड रिसोर्सेज, उनका टाइम बहुत बचता है, उनको इतना रिसर्च वगैरह नहीं करना पड़ता है, दे कैन इजीली रिलाई ऑन द सीआरएस रेटिंग्स, तो जिससे उनका कहते हैं अच्छे से काम हो जाता है। कंपैरेटिव बेंचमार्क मिल जाता है उनको, एक तरह से कंपैरिजन करने के लिए एक टूल मिल जाता है कि वो कंपेयर कर सके किसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो किसमें पैसे लगाने चाहिए। इंपॉर्टेंस फॉर द इशूअर कंपनीज, कंपनीज के लिए क्या हो सकता है कि एक्सेस टू द कैपिटल, ये भैया वो कैपिटल एक्सेस कर सकते हैं भैया, अगर वो फंड रेज करने के लिए आएंगे तो हर कोई चाहेगा कि उनकी कंपनीज में फंड लगाएं क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी है, इस वजह से, ठीक है? लोअर इंटरेस्ट रेट्स मिल जाएंगे उनको भैया,
इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। सब एक तरीके से मरेंगे उन पे पैसा उनको देने के लिए, क्योंकि उनको लगेगा हाँ भाई पैसा तो हमें मिलना ही मिलना है, ये जितना भी हम लगाएँगे उसमें हमें इतनी तो श्योरिटी है कि इतना रिटर्न मिल ही जाएगा। सो लोअर इंटरेस्ट रेट होंगे, वाइडर इन्वेस्टर्स अपील होगी, मतलब एक तरीके से ऑडियंस आपकी इंक्रीज़ हो गई ना, ठीक है? इम्प्रूव्ड रेपुटेशन होगा। आप एक तरीके से इस क्रेडिट रेटिंग को अपनी मार्केटिंग भी की तरह भी यूज़ कर सकते हो, मार्केटिंग टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल पूरे मार्केट में एक रेपुटेशन बन जाएगी, ठीक है? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आप गेन कर लेंगे। ये सब चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। 7th क्वेश्चन आता है कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है? एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ द कंसंट्रेशन इन बैंकिंग। ये एक तरीके से बताता है कि कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है बैंकिंग में, ठीक है? एंड डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स एंड द हाउ दिस रिस्क कैन बी मैनेज्ड। बहुत बहुत इजी है, जल्दी से खत्म करते हैं। कंसंट्रेशन रिस्क एक तरीके से हमारा वो रिस्क होता है जब हम देखते हैं कि हमारा सारे पोर्टफोलियो में मेजर ऑफ जो भी बोरोवर्स हैं वो एक टाइप के निकल आते हैं। अगर एक टाइप के कैसे हो सकते हैं कि भैया जो ज्योग्राफिकल फैक्टर उनका सेम हो गया, इंडस्ट्री फैक्टर उनका सेम हो गया, ठीक है, बिहेवियरल फैक्टर उनका सेम हो गया। उससे क्या होता है, अगर हम एक ही जगह पे आपने लोन दे रखा है, एक पे नुकसान होएगा, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि पूरे के पूरे पैसे कहते हैं चले गए, आप रिकवर कर ही नहीं सकते। सो दैट इज योर कंसंट्रेशन रिस्क। द कंसंट्रेशन रिस्क refers to the potential for the significant financial loss when the bank's exposure heavily focused on the single borrower sector, geographical, collateral type। अगर सिंगल टाइप आ जाता है तो एक तरीके से आपको हैवी लेवल का कहते हैं एक्सपोजर बियर करना पड़ता है। सो इट इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी एंड दैट सेगमेंट द फेसेस डिस्ट्रेस। भैया आपका नुकसान तो होना पक्का है, ठीक है? अगर कुछ भी उस सेक्टर में छेड़खानी हुई, आपका नुकसान पूरा पूरा होना है। सो टाइप्स ऑफ द कंसंट्रेशन रिस्क कैसे कैसे होगा कि भैया सिंगल बोरोवर है और ग्रुप एक्सपोजर है, कि भैया आपने एक ही कोई सारा उठा करके दे दिया लोन, अब उसकी नीयत खराब हुई तो आपके पास कुछ भी नहीं आना, ठीक है? सेक्टरल कंसंट्रेशन, कि आपने कुछ एक सेक्टर के टाइप के बंदों को, जो बोरोवर्स थे, उनको उठा करके लोन दे दिया। अब सेक्टर में कुछ भी चेंजेस आए, सेक्टर कुड बी लाइक कि एक इंडस्ट्री में कुछ भी चेंजेस आए, ठीक है, तो आपका नुकसान पूरा बर्बाद, ठीक है? जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, कि एक आपने जिनको दिया वो एक ही रीजन में रहने वाले हैं, ठीक है, तो अब वहां पर कोई बाढ़ वगैरह आई तो आपके पैसे भी मर गए, ठीक है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होता है ओवर डिपेंडेंस ऑन द वन टाइप ऑफ द लोन। आपने एक ही टाइप के लोन के ऊपर अपना सारे तरीके के लोन दे दिए। अब उस टाइप में कुछ भी उसकी डिमांड वगैरह से कुछ भी हैम्पर हुआ तो आपके पैसे चले जाएंगे। कोलेटरल कंसंट्रेशन होता है इफ द मल्टीपल लोन्स आर बैक्ड बाय द सेम टाइप ऑफ द एसेट। एक ही टाइप की एसेट है एंड इट ड्रॉप इन इट्स द अफेक्ट्स द रिकवरी पोटेंशियल। अब क्या हुआ, आपने एक ही टाइप के एसेट के बेसिस पे आपने सबको लोन दे दिया और अगर उस एसेट का डाउनग्रेड हो गया तो आपके पैसे मर गए और पैसे भी नहीं आए, ठीक है, तो आपके पैसे मर गए। जैसे कि एग्जांपल के लिए, वैसे तो सारे हमारे जो भी एसेट्स होते हैं वो अप्रिशिएट होते हैं, कि हम गोल्ड के बेसिस, गोल्ड होता है, ठीक है, या कहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो अप्रिशिएट होती है। बट सपोज किसी ने अपनी कहते हैं कार वगैरह जो है कोलेट्रल में दे दी, ठीक है, अब सबने कार दे दी, कार की डेप्रिसिएशन जो है नॉर्मल जो लग रहा था एकदम से क्या हुआ, ईवी इन्वेंट हो गया और ईवी इन्वेंट की वजह से सारे की सारी जो भी आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी थी उसके पैसे तो भैया सारे बर्बाद हो गए। अब वो बंदे हैं, वो बंदे भी नहीं देना चाहते पैसे, वो भी नहीं दे रहे पैसे। अब आप क्या करोगे, कोलेटरल की आपने क्वालिटी गिरा दी, अब आपका नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो? तो हमारा कोलेटरल कंसंट्रेशन हो गया। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या है कि आप सेटिंग ऑफ द एक्सपोजर लिमिट्स, ठीक है, कि भैया आप लिमिट सेट करो। आपको ने जैसे एनालिसिस किया ना कि भैया ये जो बोरोवर्स हैं इनके सेम टाइप की वो बन रहे हैं, तो आप क्या कर दोगे भैया, पहले आप एक्सपोजर लिमिट्स बना दो कि हाँ भाई आई हैव सीन दैट in your sector this is the possibility risk, yeah, this is the possibility situation or the threat that could be due to this, I am putting this limits, या आई एम इंक्रीजिंग द रेट्स बाय दिस अमाउंट। ये हमें स्टेप लेना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन कर दो भैया, ये मुसीबत आने ही मत दो, ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग करो। एक तरीके से आप सारे सिनेरियोज बना के देख लो कि क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं बोरोवर्स को लेकर के। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा लो कि एक तरीके से आप चेक करते रहो कि भैया ये बंदे हमें दे भी पाएंगे पैसे, वापसी नहीं दे पाएंगे। अगर कुछ भी हमें लग रहा है कि इंफॉर्मेशन आ रही हैं जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है, जो कि हमारे लिए पैनिक क्रिएट कर सकती है, तो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग बना करके चलो। पोर्टफोलियो रिव्यू करो और रीअलाइनमेंट करो, बैलेंस बना करके चलो, ठीक है, पोर्टफोलियो से। सो ये हमारा पूरा
पीवाईक्यू था। आई होप बहुत अच्छे तरीके से इसको खत्म हमने कर लिया, ठीक है, और आप बच्चा पेपर कर पाओ, तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।